नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एनकाउंटर की तफसीलात फराहम की जा रही है। Anybody who's gone adrift, willing to surrender, come out, hand over his weapon, maybe confidentially, we would welcome that, and we would make sure that we provide him with whatever support he needs to lead a new peaceful life. Thank you very much. डीजी साहब ने और कोर कमांडर साहब ने सभी बातें कवर की हैं। मैं अपनी तरफ से दो बातें सिर्फ कहना चाहूँगा। इस साल में जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उसमें सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में एक बहुत ऊंचे दर्जे का तालमेल रहा है। सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी सभी ऑपरेशंस में आर्मी की तरफ से ब्रिगेड कमांडर, पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से कम डीआईजी रैंक के ऑफिसर्स की मौजूदगी हर एक ऑपरेशंस में रही है और इतने सीनियर लेवल के क्लोज सुपरविजन के चलते इस साल बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए हैं और उन ऑपरेशन के दौरान मिनिमम कोलेटरल डैमेज हुआ है, वो चाहे ह्यूमन लाइफ का हो और चाहे वो प्रॉपर्टी का हो। दूसरा, इसमें लोगों की तरफ से भी इस साल सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत सहयोग मिला है और उसके चलते भी जो सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए हैं उसमें किसी तरह का नुकसान उनको नहीं उठाना पड़ा है। तो मैं अपनी तरफ से अपने सभी साथियों को जो ग्राउंड पे यूनिट्स काम कर रही हो उनको इस बात के लिए अपने कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहूँगा। दूसरी बात जो है, इस साल अभी तक जो कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें जो सिक्योरिटी सिचुएशन के पैरामीटर्स होते हैं, वो चाहे इन्फिल्ट्रेशन है, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हैं, वो चाहे सिविलियन किलिंग्स हैं, चाहे रिक्रूटमेंट है या मिलिटेंट्स की तरफ से जो वायलेंस होता है, उन सभी में भारी मात्रा में इस बार गिरावट देखी गई है। जो भी यहाँ पे एक्शंस हो रहे हैं तो वो मैक्सिमम, अगर हम कुछ घटनाएं जो मार्च अप्रैल के महीने में हुई थी उनको छोड़ दें तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इनिशिएट किए हुए ऑपरेशंस हैं। रिक्रूटमेंट की बात कवर की जा चुकी है, लेकिन फिर भी इस साल जो 49 यूथ्स मिलिटेंट रैंक्स ज्वाइन किए हैं उसमें से 28 लोग जो है वो न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। तो इसमें फिर से ये एक अपील सिविल सोसाइटी के लोगों से, पेरेंट्स से, एल्डर्स से कि वो इन नौजवानों को जो गुमराह होने से रोकें और अगर कोई ऐसा लगता है कि उसमें मिलिटेंसी की तरफ उसका झुकाव है, वो कोई उसको गुमराह कर रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स कश्मीर में सभी जगह पे हैं। अगर आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे या दूसरी किसी भी एजेंसीज को रिपोर्ट करेंगे, हमारी भरसक कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ मिलके उन जवानों को वापस लेके आएंगे। जैसा डीजी साहब ने अभी बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फोर्सेस ने वापस लेके और उनके पेरेंट्स को हवाले किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था, उनको पुलिस ने पकड़ा है, उनके खिलाफ जो भी कानून के तहत कार्रवाई है वो की जा रही है। तो इस ट्रेंड को रोकने के लिए हम सबको साथ मेहनत करनी होगी और मुझे लगता है कि जिस तरह का अभी ट्रेंड दिख रहा है उसमें हम इसको रोक सकते हैं। थैंक यू। So we now have the interactive session. Please introduce yourself and the media house that you represent, and most importantly the official to whom the question is addressed. Yeah, you open the question. Yeah, Dina. Zenith from Republic. So my question is to Lieutenant General V.S. Raju. Sir, during this Indo-China phase of the tensions that are there,
How is army preparing on borders? Is there any change in strategy? The other point you talked about is the terrorist leaderships or the terrorist outfits in Kashmir, be it Hizbut, LET and Jash. What's the picture or the status as far as TRF as AGH is concerned? And the number that you said, this 100 plus, is it that the number is more in, we have seen the operations more in South Kashmir compared to North. So how is Army along with other security agencies going to take North Kashmir in coming days? Thank you. Firstly, as far as the issue of Ladakh is concerned, there is a separate force, 14 Corps, which is looking after the operations there, which comes under Northern Command, of which we are also a part of. And the situation, as far as I am aware, is in control, and whatever is required to be done in that area by the forces which are required to operate are capable of doing their job. I must also say that this is one of the contingency that the army is aware could happen, and that particular contingency is being played out, and whatever actions are required to be done are being taken. So I would like to limit my answer as far as Ladakh to that. As far as the terrorist tanzeems are concerned, you already have the facts and figures that a substantial number of terrorists whom we have neutralized have been from the Hizbul Mujahideen. We have had good success against the JEM and LET also of late. And as far as the terrorist leadership is concerned, there is definitely a void taking place, because on weekly basis, there are places where the district commanders are required to be changed because of the intensity of the operations that are being conducted, and that will definitely bring in certain amount of disarray. And we would like to ensure that there is no terrorist leader who gains ground, who holds any sway in the area, because any such permanency will bring in more violence in the region, and that is what we want to prevent. I think this issue has been repeatedly highlighted by the DGP, that we want to get in peace in the environment. We want to lower the temperature so that people can get about doing their job without any fear. This issue of TRF has been addressed multiple times. There is no such militant organization called TRF. It's a social media entity which has been propagated from across, and it is a mirror image of LET, Jaish and other entities of Pakistan. So we do not expect them to gain any more traction than what they have. So my broad sense of the environment today is that if we continue to do our operations, if we continue to get the kind of cooperation from the civil environment, and if we continue with our professional operations where we cause minimum inconvenience, we are on the right track. And we want to be on this right track, and we want cooperation from the Awam to execute this little operations of ours. Thank you. कश्मीर में एनकाउंटर के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की नई शरहों के हवाले से वजारत दाखिला ने अहकाम जारी कर दिए हैं। वजारत दाखिला ने डॉक्टर वी.के. पाल कमेटी की सिफारिशात मान ली है। कमेटी ने इलाज पर आने वाले अखराजात 1/3 करने की सिफारिश की थी। कमेटी की सिफारिशात की रूह से दिल्ली की प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की शरहों में कमी की गई है। अब आइसोलेशन वार्ड के लिए यौमिया 8 से 10,000 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, जबकि ICU वेंटिलेटर के लिए यौमिया 15 से 18,000 रुपये तय किए गए हैं। पहले आइसोलेशन वार्ड की शरह 24 से 25,000 रुपये, जबकि वेंटिलेटर के साथ ICU के लिए 44 से 55,000 रुपये वसूल किए जाते थे। इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से नमाज जुमा के बाद मुजाहिरा किया गया। चीनी मसनूआत का बायकॉट करने की अपील की गई है। आपको बता दें, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की क़यादत में मुनज़्ज़म ये मुजाहिरा किया गया था। अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लखनऊ से ये जुड़ी हुई है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से नमाज जुमा के बाद मुजाहिरा किया गया। चीनी मसनूआत का बायकॉट करने की अपील की गई। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की क़यादत में ये मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया गया।
चीन के खिलाफ मुजाहरा करते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से नमाज जुमा के बाद मुजाहरा किया गया। चीनी मसनूआत का बायकॉट करने की लोगों से अपील की गई। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पटना में तेज बारिश के बाद सड़क पूरी तरह से जाम है। सड़कों पर काफी लंबी ट्रैफिक देखी जा रही है। लगातार बारिश की वजह से पटना के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई संप हाउस का दौरा कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के आने के बाद किस तरीके से जाम की स्थिति बन गई है हम तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं। ये कंकड़बाग से जो सड़क बाईपास की तरफ जाती है, देखिए किस तरीके से जाम लगा हुआ है। चूंकि आगे में पहाड़ी पर और जो बैरिया बस स्टैंड है उस तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हैं, अभी संप हाउस का मुआयना कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से जाम लगा हुआ है और ये बाईपास से जो सड़क जुड़ती है वो तस्वीरें हैं। किस तरीके से गाड़ियां, जो बसें हैं, तो छोटी गाड़ियां हैं, जो बड़ी छोटी गाड़ियां, सब जाम में फंसी हुई हैं। और ये तस्वीर बाईपास की है, जो बाईपास से जो सड़क बैरिया बस स्टैंड की तरफ जाती है। मुख्यमंत्री उसी इलाके में गए हैं, तो सुरक्षा कारणों के चलते मुख्यमंत्री का जो कारकेड अभी क्रॉस किया है, तो पिछले आधे घंटे से सड़क जाम है और लगातार बारिश हो रही है। अब मुख्यमंत्री कई संप हाउस का दौरा कर रहे हैं, वहां अधिकारियों से जायजा ले रहे हैं कि आखिर क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जल जमाव की स्थिति कई इलाकों में हुई है, मुख्यमंत्री भी परेशान है, लगातार विपक्ष हमले कर रहा है। ऐसे में जाम की स्थिति भी बन गई है, क्योंकि जहां से मुख्यमंत्री इस इलाके से क्रॉस किए हैं, कई जगहों पर पुलिस ने सुरक्षा कारणों से रोक दिया है, गाड़ियों को रोक दिया है। ऐसे में जो बाईपास से जुड़ने वाली तमाम जो सड़कें हैं वो जाम हो गई हैं। हालांकि अब कोशिश की जा रही है कि जब जैसे ही मुख्यमंत्री इस इलाके से निकलेंगे तो जाम की स्थिति में कमी आएगी। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बाईपास की तस्वीरें हैं और हर तरफ गाड़ियां रोक दी गई हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। राहुल गांधी के यौम पैदाइश पर अलग अलग प्रोग्राम किए जा रहे हैं। नेशनल यूथ कांग्रेस की जानिब से आज दिल्ली से दीगर रियासतों के मजदूरों को उनके घर भेजा जा रहा है। दिन पर कांग्रेस के अलग अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। उनकी कोशिश है कि कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों की मदद की जाए। हम यूथ कांग्रेस कार्यालय के बाहर हैं और यूथ कांग्रेस अपनी तरफ से अलग अलग कोशिशें कर रही है। उसी कोशिश में एक ये वानगी भी देखने को मिल रही है। ये बस जिसमें आप यात्रियों को देख रहे हैं, प्रवासी मजदूरों को देख रहे हैं, ये बस अभी कुछ देर में दिल्ली से सीतामढ़ी बिहार के लिए रवाना होगी। यहाँ इसमें जो जितने भी यात्री हैं वो बिहार के हैं और खासकर सीतामढ़ी के हैं। इसी तरह की कई और बसें अलग अलग जगहों से भेजी जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जो मजदूर हैं, जो लोग हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं, जिनके पास अब ना तो रोजगार है और ना ही परिवार को चलाने के लिए पैसे बचे हैं उनके पास, तो उनकी एक कोशिश ये है कि वो घर वापस जा सके और इस कोशिश में यूथ कांग्रेस उनका साथ दे रही है। बात करने की भी कोशिश करेंगे, समझेंगे। ये बताइए कहाँ से हैं आप? हम लोग तो रीगा पंचोर जा रहे हैं, सीतामढ़ी जिला। रीगा पैखंड है ना। तो ये सरकार की तरफ से ट्रेनें तो चल रही है, तो क्या उसमें रिजर्वेशन नहीं मिल पा? टिकट मिल ही नहीं रहा है सरकार की तरफ से। 2-2, 3-3 दिन आपस आ रहे हैं, उसमें टिकट ही नहीं मिल रहा है। कह रहा फुल है, 15 जुलाई तक लेते, 15 तक लेते, सब फुल है। बैठ के क्या करेगा यहाँ पर? खाने पीने के लिए है ही नहीं काम है, सारा बंद हो गया काम। सीतामढ़ी क्या करती थी यहाँ? कोई काम करती थी? परिवार के साथ यहाँ परिवार के साथ रहती थी। क्या काम था? काम ऐसी मैंने बच्चे के पढ़ाई उढ़ाई था, काम करती थी, इसके लिए यहाँ रहती थी। अब काम धाम है ही नहीं है तो क्या करूँ के? अब भूखे थोड़ी मरेंगे के? अब बिहार जा रही हूँ के, अब अपने घर द्वार जा रही हूँ के, अब क्या करूँ मैं यहाँ रह के? वही मजबूरी है इन सबकी कि रोजगार खत्म हो चुका है, परिवार के पास पैसे नहीं है। खासकर जब दिल्ली जैसी जगह पे रह रहे थे, यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे थे, परिवार के साथ रह रहे थे, लेकिन अब जो है वो नौकरी चली गई है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी में। तो ऐसे में इनकी मदद यूथ कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। आप देख रहे हैं कि जो बसें हैं उसमें खाने का सामान भी उनको दिया जा रहा है, क्योंकि दूरी जो है वो काफी लंबी है। दिल्ली से सीतामढ़ी लंबी दूरी है और ऐसे में उनकी पूरी व्यवस्था हो सके, ये कोशिश यूथ कांग्रेस की तरफ से की गई है।
कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फजाइया चीफ लेह का हंगामी दौरा किया। आपको बता दें, फजाइया चीफ RKS भदौरिया ने लेह का हंगामी दौरा किया है। फजाइया चीफ RKS भदौरिया ने लेह का दौरा किया है। सरहद पर सूरत हाल का जायजा लिया गया। सरहद पर फौज अलर्ट है। काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। फजाइया चीफ RKS भदौरिया ने लेह का हंगामी दौरा किया है। सरहद पर सूरत हाल का जायजा लिया गया। फौज सरहद पर अलर्ट है। हिंद चीन के दरमियान जारी कशीदगी को लेकर फजाइया चीफ RKS भदौरिया ने लेह का हंगामी दौरा किया। सरहद पर सूरत हाल का जायजा लिया। फौज अलर्ट पर है। आपको बता दें कि हिंद चीन फौज के दरमियान झड़प हुई, कशीदगी बढ़ती जा रही है, बातचीत का दौर भी जारी है। सरहद पर फौज अलर्ट है और इस बीच फजाइया चीफ RKS भदौरिया ने लेह का हंगामी दौरा किया। सरहद पर क्या कुछ सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया। गलवान के LAC एरिया में आपको बता दें, हिंद चीन फौजियों के दरमियान काफी कशीदगी पाई जा रही है और अब फजाइया चीफ RKS भदौरिया ने लेह का दौरा किया। सूरत हाल का जायजा लिया गया। फौज अलर्ट पर है, किसी तरह की भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हैं। जिला मगरबी गोदावरी के तिजारती मरकज भीमावरम में ड्रग्स के कारोबार का रैकेट बेनकाब हुआ है। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 12 लाख रुपए मालियत की मंशियात जब्त की गई है। ये मामला 4 दिन ताखीर से रोशनी में आया है। मुलजिम नौजवान को पकड़कर कस्टम हुकाम ने उसे चेन्नई मुंतकिल कर दिया है। खिलौनों और बच्चे खेलने की गड़ियों में नशीली गोलियां छुपाई गई थी। चेन्नई में कार्गो तैयारे के जरिए ये पार्सल नीदरलैंड से पहुंचा था। नौजवान इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने ड्रग्स का ऑर्डर ऑनलाइन दिया था। मुलजिम को अदालत में पेश करके उसे अब पुजल जेल मुंतकिल कर दिया गया है। याद रहे कि साल 2017 में टॉलीवुड से जुड़े ड्रग्स के धंधे का राज खुल गया था। अब ये नया मामला सामने आने के बाद मुकम्मल जांच की मांग की जा रही है। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हज 2020 के ताल्लुक से तजब्जुब बरकरार है। कोरोना वबा के दरमियान हज पर सऊदी हुकूमत के जरिए कोई वाज़ेह जवाब न मिलने के सबब हज कमेटी ने आज़मीन हज से पैसे वापस लेने के लिए सर्कुलर जारी किए हैं, लेकिन बहुत से आज़मीन पैसे वापस लेने के हक में नहीं हैं। उनका मुतालबा है कि उन्हें आइंदा तरजीही बुनियाद पर मौका फराहम कराया जाए। वो लोग जो कि बरसों से हज की उम्मीद लगाए बैठे थे, इस साल हज यात्रा के अधरझूल में लटकने से बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हैं। इन लोगों का बड़ी ही मन्नतों के बाद में हज यात्रा में नंबर आया था, लेकिन अभी तक हज यात्रा को लेकर के कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा है। ज़्यादातर लोग हज के कैंसिलेशन के एप्लीकेशंस लगा चुके हैं, लेकिन ये लोग हैं जो अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद इस साल हज हो और इन्हें मौका मिले। बहुत से लोग इनमें ऐसे हैं जो कि साथ में ये चाहते हैं कि हज होना चाहिए, क्योंकि आने वाले साल में हज का मौका मिले या ना मिले। एक शख्स हमारे साथ में मौजूद हैं, आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम जहीरुद्दीन बाबर है, मैं कैंसर का पेशेंट हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ इस साल हमारा नंबर नहीं आया तो अगली साल ये नंबर यूँ का यूँ रहे, ताकि हम अगली साल जा सकें। अगली साल आपके नंबर को बुक किया जाए, लेकिन जैसे बताया आपने कैंसर पेशेंट हैं, और मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि कैंसर में सर्वाइवल हो और आदमी को अगले साल दुनिया देखने का मौका मिले। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो कितने साल में आपका नंबर आया था?
मैंने तो फर्स्ट टाइम ही भरा था, देखो आप। पहली बार ही भरा था? बिल्कुल जी बिल्कुल। आपका नाम बताइए। मोहम्मद साबिर साहब। साबिर साहब, आपने कितने साल से आप भर रहे थे? सर मैं 6 साल से भर रहा हूँ, मेरे पास 6 साल में नंबर आया है, जबकि मैं हज वॉलंटियर भी हूँ, लेकिन बस अल्लाह की मर्जी थी, अब इस साल आया नंबर। आप क्या चाहते हैं अब कि भाई? मैं ये चाहता हूँ, मैं कंटिन्यू रहना चाहता हूँ सर, और जितने भी हाजी हैं सभी इनकी यही है कि जितना भी है आए इनके सबको कंटिन्यू रखे, चाहे पैसा जितना चाहे रिजर्व रख ले या दे नहीं दें पैसे, हम तो ये चाहते हैं कि 2021 में हमारा नंबर आना चाहिए। आपका क्या मानना है? हमारा यही मानना है साहब, हमें 3-3 साल हो गए, 4-4 साल भरते हुए बड़ी मुश्किल से नंबर आया, और अब भी अगर उसको रिजर्व नहीं रखा जाता है तो ये तो गलत बात है। या तो हमारे लिए आगे के साल के लिए रिजर्व रखें, हमारा पैसा हम नहीं निकलवाना चाहते। मतलब आप चाहते हैं कि कैंसिलेशन करके चाहें तो आप पैसा रखें? हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हम नहीं है, चाहते लेकिन हैं कि हमारा सीट रिजर्व होनी चाहिए। सीट रिजर्व होना एक महिला यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? सहीदा बानो मेरा नाम जी। घाट गेट से। आप कब से कोशिश कर रही थी, कितनी मन्नतें की थी? 3-4 साल से कर रहे हैं, बहुत हमारा नंबर नहीं आ रहा था, अब नंबर आया तो हम तब भी यही हैं कि भाई हमारा आने का है, अब भी कुछ खबर मिले तो कुछ मिल ही नहीं रही। अभी तक मामला अटका हुआ है, कोई साफ जवाब नहीं मिला, उससे क्या मतलब लग रहा है कि करेंगे या नहीं करेंगे, क्या होगा? हम तो नंबर आया साहब, हम तो अभी भी जाने को तैयार हैं, अगर सिचुएशन सही होती है तो हम तो जाने के तैयार, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारा नंबर आ गया वापस रिजेक्ट नहीं करे जाए आने वाले टाइम के। एक लंबा प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, बड़ी मन्नतों से नंबर आता है, वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए कि अब चलो मान लो हज यात्रा नहीं भी हो रही है तो जो सेलेक्ट हो चुके हैं उन्हें फिर से मौका मिले। जी इंशाल्लाह हम तो यही उम्मीद चाहते हैं कि भाई फिर से मौका मिले, और कोशिश यही रहे कि अगर इस साल चले जाएं तो बहुत बेहतर हो, क्योंकि वक्त का पता नहीं है आने वाले कि इंसान का क्या कोई भरोसा नहीं है, वक्त का पता नहीं है। जी बिल्कुल। आपने एक कैंपेन भी चलाया है, आप इधर आइए, और प्रधानमंत्री को भी आप खत लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी लिखा है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय में भी बड़ी तादाद में आपने पत्र लिख करके कहा है कि जो भरे हुए फॉर्म हैं, आज़मीन जो बनना चाह रहे हैं, तो वो लोग अभी जो स्थिति है उसमें कोई पता नहीं है, लेकिन उनकी सीट रिजर्व रहनी चाहिए, दोबारा कुर्रे का प्रोसेस ना हो। जी सर, मेरे पास में जब हाजी आते हैं तो बहुत ज़्यादा उनके दिल में तड़प होती है, बेचैन होते हैं, ये थोड़ा सा बयान के हिसाब से, तो वो बेचैन होते हैं, बहुत से हाजी तो रोते हैं इस मामलात को लेकर के कि क्या हमारे को अल्लाह ताला वो दर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो इस मामलात को लेकर मन उनका भर जाता है, तो हम भी ये कोशिश करते हैं, और इसी सिलसिले की कड़ी को हमने आगे बढ़ाते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री आदरणीय और हज कमेटी ऑफ इंडिया और मुख्तार अब्बास नकवी साहब से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको आने वाले साल के अंदर कंटिन्यू रखा जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो बहुत से लोग बेचारे हज से महरूम रह जाएंगे। बहुत से लोग हिम्मत भी हार चुके हैं, 500 से ज़्यादा लोग कैंसिलेशन करा चुके हैं। जी 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 जी, तो वो जो कैंसिल करवा दिया ठीक है, जो सीटें खाली हो जाए आप उनमें दोबारा भरवा लीजिए फार्म, लेकिन जो लोग पैसा लेना नहीं चाहते उनके जज्बात का अंदाज़ा लगा लो कि आपके पास में 4 महीना ऑलरेडी पैसा पड़े हुए हो गए, और साल भर और रोकने के लिए 8.5 करोड़ रुपए हैं। जी, तो और भी लोग, पूरे इंडिया की बात है, ये खाली राजस्थान की बात नहीं है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर जो नंबर खुल चुके हैं इनको रिपीट 2021 में किया जाए, दोबारा उनको मौका दिया जाए। तो ये लोग हैं, आप देख सकते हैं, इनमें जो तमाम लोग हैं अपनी अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, लगातार ये गुहार लगा रहे हैं। जो लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने हज कमेटी भी गए हैं, बाकायदा लेटर्स भी लिखे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, 6-6 साल 8-8 साल में उनके नंबर आया, बड़ी मुश्किल से पैसों का इंतज़ाम हुआ, किस्तें भी जमा हो गई, लेकिन हज यात्रा की जो हालात हैं कोरोना के चलते, कोई पक्का पता नहीं है, कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा है। एक जो वादा ये चाहते हैं हज कमेटी से कि जो लोग कुर्रे के ज़रिए सारे प्रोसेस के बाद में सेलेक्ट हो चुके हैं, उन्हें फिर से दोबारा उस दौड़ के लिए दौड़ाया नहीं जाए, उन्हें वही जो है सिलेक्शन रिज़र्व कर दिया जाए अगले साल के लिए, ताकि ये लोग आसानी से हज यात्रा कर सकें।